हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंकोना ऑफिस एनालिस्ट के पर्टिकुलर्स के बारे में। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा सिंकोना के बारे में बताया था कि हमारे होम्योपैथिक की सबसे पहली रेमेडी है, कैसे पहली रेमेडी है और इसके मेंटल सिम्टम्स क्या है, गाइडिंग सिम्टम्स क्या है। हर चीज़ को मैंने अच्छे से आपको डिटेल में बताया था। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। वहीं से आप इजीली सिंकोना के पर्टिकुलर्स के बारे में समझ सकते हैं। यदि आपने इसके जो गाइडिंग और मेंटल सिम्टम अच्छे से पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको लर्न करने की या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली पूरे पर्टिकुलर्स जो है उसके गाइडिंग और मेंटल सिम्टम से ही लिख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, विच इज़ ऑन सिंकोनास पर्टिकुलर। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडेक आता है। ये रेमेडी हेडेक में बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको हेडेक क्यों होगा, कॉजेशन क्या है? हेडेक इज कॉज्ड बाय हिमरेज। हिमरेज की वजह से उसको हेडेक होगा। इन शॉर्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी इसके बॉडी से वाइटल फ्रूट्स का लॉस होगा, वाइटल फ्रूट के लॉस होने की वजह से जो भी सिम्टम्स हैं वो इसमें आएंगे, तो सारी दिक्कतें होंगी। वाइटल फ्रूट्स जैसे कि बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ब्लड लॉस हो गया, या फिर जो फीमेल्स होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, लैक्टेटिंग पीरियड होता है उस कंडीशन में, या फिर मेल्स के अंदर जब सीमेन का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जो है डिबिलेटिंग कंडीशन आ जाती है। पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है, उसको बहुत ज़्यादा उसकी लगता है बॉडी से एनर्जी निकल सी रही है, बिल्कुल ऐसा वो बिल्कुल मरने जैसी हालत में हो जाता है। बिल्कुल इस टाइप की कंडीशन उसकी आ जाती है वाइटल फ्लूइड के लॉस होने की वजह से। तो वाइटल फ्लूइड का जब भी लॉस होगा पेशेंट के अंदर तो उसको हेडेक होने लगेगा। तो हेडेक इज कॉज्ड बाय हिमरेज, सेक्सुअल एक्सेस, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, स्लीपलेसनेस। यदि वो ठीक तरीके से सोएगा नहीं, उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो उसको जो है सर में बहुत दर्द होगा। और यदि उसका कोराइजा जो है वो सप्रेस हो गया तो उस कंडीशन में भी उसका जो है हेडेक होता है। लोकेशन क्या है? ऑक्सीपिटल एरिया, मतलब यहाँ पीछे के साइड उसको सीवियर हेडेक होगा और वो जो हेडेक है ऑल ओवर द हेड में है, स्प्रेड हो जाएगा। सेंसेशन कैसे आएंगे? उसको ऐसा लगेगा कि जो उसकी स्कल है, जो उसका माथा है, वो दर्द से फट जाएगा, उसको इतना ज्यादा सीवियर दर्द होता है। कैरेक्टर ऑफ पेन कैसा है? कंजेशन एंड डलनेस ऑफ द हेड एज इफ इंटॉक्सिकेटेड। बहुत ज्यादा डलनेस लगेगी और कंजेस्टेड हेडेक होगा। मॉडलिटीज की बात की जाए तो उसका जो सर दर्द है वो ओपन एयर में वर्स हो जाता है, खुली हवा में जाएगा तो हवा लगने की वजह से उसका जो सर में दर्द है वो बढ़ जाता है। ऑन स्टैम्पिंग एंड बेटर इन वार्म रूम, गर्म रूम में जब वो बैठेगा तो उसके सर दर्द में थोड़ा आराम मिलता है। रिलीव बाय हार्ट प्रेशर, जब वो अपने सर को जोर से इस तरीके से दबा देता है तो उससे भी उसको जो है आराम मिलता है। कंकॉमिटेंट्स की बात की जाए, कंकॉमिटेंट जो है आदि आपने मेरा मेमोराइजेशन ऑफ होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका वाली वीडियो है, नहीं देखी है तो वहां जाके आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको कंकॉमिटेंट का मतलब समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं हमारे मेडिका में जो यूज होती है, मैंने उनका वर्ड का मीनिंग भी वहाँ पे बताया, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां जाके आप अगर देख लेंगे तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कंकॉमिटेंट सिम्टम वो सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बीमारी से जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब सरदर्द से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उस टाइप के सिम्टम अगर हमें हमारे शरीर में दिख रहे हैं सरदर्द के अलावा भी, तो वो जो सिम्टम्स है वो कंकॉमिटेंट सिम्टम आते हैं। मतलब हमको डायरिया वॉमिटिंग हुआ है, डायरिया वॉमिटिंग होने के साथ साथ हमें सर में दर्द हो रहा है, तो सर में दर्द होने से डायरिया वॉमिटिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये एक कंकॉमिटेंट सिम्टम हो गया। तो कॉन्स्टिपेशन के साथ रूमेटिज्म आ रहा है, रूमेटिज्म में कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, तो इन दोनों बीमारियों का एक दूसरे से कोई मेल ही नहीं, एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक कंकॉमिटेंट सिम्टम हो गया। अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में है और उस बीमारी के लक्षणों के अलावा भी कोई अलग लक्षण हमारी बॉडी में आते हैं जिसका हमारी बीमारी से कोई लेना देना नहीं होता, वो इस टाइप के सिम्टम्स को हम कंकॉमिटेंट सिम्टम्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? वर्टिको ऑन वॉकिंग एट नाइट, नाइट में वॉक करने की वजह से चक्कर आना, नोजिया, वॉमिटिंग ऑफ सॉर फूड, बाइल एंड म्यूकस। इन सब चीजों का हेडेक से कोई लेना देना नहीं है, बट ये सिम्टम्स की बॉडी में आ रहे हैं हेडेक के साथ साथ, तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो कंकॉमिटेंट है। नेक्स्ट आता है फीवर। जो हमारी सिनकोना है वो फीवर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। यहाँ पे यदि हमें यूनिवर्सिटी में इसकी डीपी लिखने नहीं आती तो 5 मार्क्स में इसका फीवर जरूर लिखने को आता है। इसका फीवर जो है 5 स्टार क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीवर भी इसमें किस टाइप का फीवर होगा?
टेरिटियन, डबल टेरिटियन, कॉर्डिटियन टाइप का फीवर हो गया। मतलब जो मलेरिया का जो फीवर होता है वही फीवर इसके अंदर आएगा। मतलब इसकी जो ऑकरेंस होगी हर 48 आवर्स के अंदर में होगी। हर 48 आवर्स में इसका पीरियोडिसिटी देखने को मिलेगी, वो टेरिटियन फीवर के अंदर आता है। तो इसका जो फीवर है इसमें 3 स्टेज देखने को मिलेगी हमें, चिल स्टेज, हीट स्टेज एंड स्वेट स्टेज। हमको ये 3 स्टेज याद रखनी है। अगर हमने ये 3 स्टेज याद रख ली तो हम इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। तो चिल स्टेज में क्या होगा, चिल जो है इसको जनरली दोपहर के टाइम में होगी। मतलब उसको ठंड जो है हमेशा दोपहर के टाइम में लगेगी। इसको इतनी ठंड लगेगी कि पेशेंट अपने आप को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा कि यार मैं बहुत सारे कपड़े पहन लूँ और बहुत सारी चादरें ओढ़ लूँ या कम्बल ओढ़ लूँ। उसको इतनी ठंड लगेगी। ठंड लगने के साथ साथ उसको पानी पीने की डिजायर रहेगी, लेकिन पानी वो कब पिएगा, चिल स्टेज आने के पहले पिएगा या चिल स्टेज आने के बाद पिएगा। यदि उसने चिल स्टेज के दौरान पानी पिया तो उसकी जो ठंड है, जो चिल स्टेज है वो बढ़ जाता है। उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, फिर वो और ज्यादा कपकपाने लगेगा। पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो स्टोव के पास जाके बैठ जाए, क्योंकि उसको इतनी ठंड लग रही है तो उसको हीट चाहिए, तो वो स्टोव के पास जाके बैठेगा। लेकिन स्टोव के पास बैठने से भी उसको आराम नहीं मिलेगा। स्टोव के पास बैठेगा तो उसकी जो ठंड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। Chill comes generally in forenoon. Chill over the body increased by drinking water. पानी पिएगा तो उससे इसकी जो चिल स्टेज है वो बढ़ जाएगी। चिल जो है वो बहुत कम टाइम के लिए लगेगी, मतलब ठंड लगेगी पर बहुत कम टाइम की लगेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन की लगेगी। देर इज थर्स्ट बिफोर एंड आफ्टर बट नॉट ड्यूरिंग द चिल स्टेज। प्यास लगेगी उसको, लेकिन या तो चिल स्टेज आने के पहले, ठंड लगने के पहले, या ठंड लगने के बाद लगेगी। ठंड लगने के दौरान उसको जो है पानी पीने की डिजायर बिल्कुल नहीं रहेगी, वो थर्स्टलेस हो जाएगा। लेकिन यदि अगर उसने पानी पिया भी चिल स्टेज की कंडीशन में, तो उस कंडीशन में उसका जो चिल स्टेज है, उसकी जो ठंड है वो बढ़ जाएगी। द पेशेंट वांट टू बी नियर द स्टोव। पेशेंट स्टोव के पास बैठना चाहेगा, उसको लगेगा कि वो स्टोव के पास बैठेगा तो उसको उसकी जो ठंड है वो कम हो जाएगी, बट इंक्रीजेस द चिल। लेकिन उससे उसको क्या होगा, उसकी जो ठंड है वो बढ़ जाएगी। चिल रिटर्न एवरी वीक। नेक्स्ट आता है हीट स्टेज। हीट स्टेज में उसको क्या लग रहा है कि भाई मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, उसका फीवर जो है वो बहुत बढ़ गया है, उसको एकदम पीक पे आ गया, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो वो अपनी जो कवरिंग है वो हटा देगा, बिल्कुल अनकवर हो जाएगा। साथ ही साथ उसको या तो प्यास लग भी सकती है या नहीं भी लग सकती, थर्स्टलेस भी हो सकता है, थर्स्टी भी हो सकता है। लेकिन यदि अगर उसको प्यास लगती है तो प्यास लगेगी भी तो वो ऐसा नहीं कि ढेर सारा पानी पी गया, थोड़ा सा पानी पिएगा, इतना पानी पिएगा कि उसका सिर्फ मुंह गीला हो जाए, इतना ही पिएगा, ज्यादा पानी वो नहीं पिएगा। साथ ही साथ उसको क्या लगेगा, जो उसका फेस है वो एकदम लाल हो जाएगा, एकदम आग जैसा फायरी रेड उसका फेस हो जाएगा। और यदि चिल स्टेज बहुत सीवियर है, बहुत ज्यादा उसको फीवर है, हाइड्रेट फीवर है, तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा सर में दर्द होगा और डिलीरियम होंगे। पेशेंट वांट टू अनकवर ड्यूरिंग द चिल हीट स्टेज। द हीट मे बी विथ थर्स्ट और विदाउट थर्स्ट या थर्स्टलेस। Even if there is thirst, great thirst, the patient want water only to wet mouth. The face is fiery red during the heat stage. There is headache and often delirium if the heat is too severe. Then आता है sweat. अब हीट चिल स्टेज हो गया, ठंड लग गई, हीट स्टेज हो गया, गर्मी लग गई। गर्मी लगने के बाद क्या होगा, उसकी बॉडी इतनी गर्म होगी ना तो उसको पसीना आने लगेगा, स्वेटिंग स्टेज आएगी। तो क्या होगा, स्वेट स्टार्च कम इमीडिएटली आफ्टर हीट। जैसे ही हीट स्टेज हुई, हीट स्टेज के बाद उसको क्या होगा, इमीडिएटली उसके तुरंत बाद में स्वेट स्टेज आ जाएगा, उसको बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा। जितना ज्यादा उसको पसीना आएगा उतना ही ज्यादा उसकी बॉडी में कमजोरी आती जाएगी। डिबिलिटेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा उसकी शरीर से ऐसा लगेगा कि उसकी एनर्जी जो है वो पूरी खिंच गई है, बिल्कुल वो ऐसी मरियल सी हालत में हो जाएगा। देर इज ग्रेट थर्स्ट ड्यूरिंग स्वेट। फैटी स्टेज के दौरान उसको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। अब यहाँ उसको पानी पीने की इच्छा हुई, चिल स्टेज में वो पानी नहीं पी रहा है, हीट स्टेज में वो पानी पिएगा, बट इतना पानी पिएगा कि उसका सिर्फ मुंह गीला हो। लेकिन हीट स्टेज में आके उसको पानी की डिजायर रहेगी, उसको बहुत प्यास लगेगी। द स्वेट डज नॉट गिव एनी रिलीफ, बट इतना पसीना आने की वजह से भी उसको जो है बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा उसकी कंप्लेन में। पर्सपायरेशन में बी नोटिस इन स्लीप टू, जब पेशेंट सोया भी रहेगा उस दौरान भी उसको पसीना आता रहेगा। तो फीवर में 3 स्टेज आएगी, चिल स्टेज, हीट स्टेज, स्वेट स्टेज। चिल स्टेज में उसको दोपहर के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, इतनी ठंड लगेगी, सॉरी, तो फिर के टाइम में उसको बहुत ठंड लगेगी, इतना ठंड लगेगा कि पेशेंट जो है अपने आप को बहुत ज्यादा कवर कर लेगा। उस दौरान उसको पानी की बिल्कुल डिजायर नहीं रहेगी, पानी बिल्कुल नहीं पिएगा। चिल स्टेज आने के पहले पी लेगा या चिल स्टेज आने के बाद वो पानी पिएगा, बट जब उसको चिल स्टेज है, जब उसको ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, उस दौरान वो पानी नहीं पिएगा। यदि उसने पानी पिया तो उसका जो ठंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
इतनी ज़्यादा ठंड लगने की वजह से पेशेंट को स्टोव के पास बैठने की इच्छा होगी, उसको ऐसा लगेगा कि वो स्टोव के पास जाके बैठ जाए तो उसको जो है ठंड नहीं लगेगी, बट स्टोव के पास बैठने से उसकी ठंड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आया हीट स्टेज, मतलब उसको बहुत तेज बुखार आ गया। बहुत तेज बुखार आया तो पेशेंट क्या करेगा, अपने आप को अनकवर करेगा, सोचेगा कि अपना सारी कवरिंग हटा दूं तो मुझे ठंड जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। उस दौरान उसको प्यास लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। यदि उसको प्यास लगती भी है तो वो उतना पानी पिएगा जितने से उसका मुंह सिर्फ गीला हो, बहुत ज्यादा पानी वो नहीं पिएगा। साथ ही साथ उसको उसका फेस जो है बहुत ज्यादा लाल हो जाएगा, एकदम आग की तरह, और उसको बहुत ज्यादा हेडेक होगा और डिलीरियम्स होंगे। फिर स्वेट स्टेज में उसको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, ज्यादा पसीना आने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करेगा और उसको बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होगी, डिज़ायर रहेगी ज़्यादा पानी पीने की। लेकिन इतना पसीना आने की वजह से भी उसको उसकी कंप्लेंट्स में आराम नहीं मिलेगा। तो ये हो गया उसकी पूरे फीवर के बारे में। चाइना का फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाता है 5 मार्क्स में, तो आपको चाइना के फीवर बहुत अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट आता है इसकी जीआईटी। जीआईटी में आता है सबसे पहले माउथ। माउथ में क्या है, जब मदर अपनी बेबी को फीड कराती है, लैक्टेटिंग पीरियड चलता है, फीडिंग करवाती है, तो उस दौरान जब बेबी उसके निपल्स को सक करता है, तब जो मदर है उसके दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये एक अलग से एक अनकॉमन सी सिम्टम है जो हमारे चाइना के अंदर देखने को मिलता है और आपको कहीं नहीं मिलेगा, कि जब बेबी निप्पल सक करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, उस दौरान उसके माँ के दांतों में दर्द होना। दर्द भी कैसा होगा, थ्रॉम्बिंग पेन होगा, उसके जो स्लाइट टच से भी उसका दर्द जो है वो बढ़ जाता है, बट हार्ड प्रेशर से उसको आराम मिलता है। टंग की बात की जाए तो येलो और व्हाइट कोटेड टंग होगी। टंग जो है वो बहुत ज्यादा गंदी सी होगी, ड्राई माउथ रहेगा और प्रोफ्यूज सलाइवा, उसके मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा आता रहेगा। एवरीथिंग टेस्टफुल, उसको हर चीज जो है वो खट्टी और कड़वी लगेगी, क्योंकि फीवर है ना, मलेरिया वगैरह की कंडीशन है, उस कंडीशन में अगर उसका जो मुंह है, मुंह का टेस्ट तो ऑटोमेटिक खराब हो ही जाता है, बिटर हो ही जाता है, तो इस टाइप के आएंगे वेरिएशंस। देन एब्डोमेन एंड स्टमक की बात की जाए तो देयर इज नो डिजायर फॉर ईटिंग, उसको कुछ भी खाने या पीने की इच्छा नहीं होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। वॉमिटिंग्स होगी, वॉमिटिंग में भी क्या आएगा, बहुत ज्यादा अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल्स आएंगे, जो भी खाएगा वो तुरंत में वो निकाल देगा, उसमें म्यूकस आएगा, ब्लड आएगा, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव सी स्मेल आएगी उसकी वॉमिटिंग में, विथ एक्सेसिव फ्लैचुलेंस एंड बल्जिंग। साथ ही साथ क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा गैस होगी, गैस पास करेगा, फ्लैचुलेंस एंड बल्जिंग, डकारें उसको बार बार आती रहेगी। वॉमिटिंग ऑन डाइजेस्टेड पार्टिकल्स ऑफ सॉर म्यूकस, बाइल और ब्लड विथ एक्सेसिव फ्लैचुलेंस एंड बल्जिंग विच गिव्स नो रिलीफ, जिसकी वजह से भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। एंड ग्रेट डिस्टेंशन ऑफ एंटायर एब्डोमेन, पूरे पेट में गैस बहुत ज्यादा भर जाएगी और इसका जो पेट जो है वो ज्यादा फूला फूला और भरा भरा सा हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंसेशन एज इफ एब्डोमेन इज फुल ऑफ गैस, उसको ऐसा लगेगा कि उसके पूरी पेट में जो है वो गैस भरी हुई है। टू गेट रिलीफ फ्रॉम विच द पेशेंट ट्राइज टू बल्ज, तो वो अपनी गैस निकालने की कोशिश करेगा कि उसको डकार आ जाए, डकार आएगी तो गैस बाहर निकलेगी तो उसको रिलीफ मिलेगा, बट उसको डकार भी नहीं आती है। तो नाश के ट्रायोज में आती है हमारी चाइना। नाश के ट्रायोज ऑफ फ्लैचुलेंस में आती है चाइना। चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। यदि एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछता है कि ट्रायोज ऑफ फ्लैचुलेंस बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि एक चाइना है, दूसरी लाइकोपोडियम है एंड तीसरी जो है वो कार्बोवेज है। अब आपने 3 नाम बता दी तो आप उससे वो इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा कि इसको तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों को अलग अलग करके बताओ। तो लाइकोपोडियम में क्या होता है, लोअर एब्डोमेन में जो है गैस भरी रहती है, लोअर एब्डोमेन में गैस भरी रहेगी और वहीं से वो फ्लैचुलेंस करके निकाल देगा। कार्बोवेज में अपर एब्डोमेन में इसकी फ्लैचुलेंस भरी रहती है, बट चाइना में होल एब्डोमेन में आपकी गैस भरी रहेगी, पूरा पेट जो है वो टाइट टाइट हो जाएगा, पूरे पेट में जो है गैस भर जाएगी। तो ये तीनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, एब्डोमेन फील सोर, उसका पेट जो है वो बहुत ज्यादा सोर एंड टेंडर रहेगा, और अगर आप उसको एग्जामिन करने के उसके पेट को टच करोगे तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। एग्रावेशन होंगे स्लाइट टच से, अगर हल्का सा भी हाथ लगाओगे तो पेशेंट चिल्ला उठेगा दर्द से। लेकिन जब वो बहुत तेज पेट पे से हाथ रख के पेट को दबाएगा, ये बैंड डबल आगे की साइड दब जाएगा, अपने पूरा बॉडी को आगे साइड दबा देगा, बैंड हो जाएगा आगे की साइड, तो उसकी जो दर्द है उसमें आराम मिलेगा। ये सिम्टम हमारे कॉलेसेंस के अंदर देखने को भी मिलता है, बेंडिंग डबल से पेट दर्द में आराम। देयर इज अग्नोशिंग पेन, मतलब सीवियर पेन होगा, एब्डोमिनल पेन जो है सीवियर होगा, बट पेशेंट आगे की तरफ डबल बैंड हो जाएगा, तो उसके इसके जो कंप्लेंट्स है, जो उसका दर्द है, उसमें उसको आराम मिल जाता है। ये जो सिम्टम हमारे कॉलोसिन के अंदर भी देखने को मिलता है। पेन स्पेसिफिकली कहाँ हो रहा है, राइट हाइपोकोंड्रियम, जहाँ हमारा लिवर होता है, फ्रॉम गोल्ड स्टोन, स्प्लीन में होगा, लिवर में होगा, लिवर जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा विद जॉइंटिस। तो ये सारी कंडीशन कब आती है हमें, हमारी
मलेरिया की कंडीशन में होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे मलेरिया पैरासाइट जो है सबसे पहले हमारे लिवर में जाता है, लिवर में जाएगा वहाँ अपनी साइकिल करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो एनलार्ज हो जाता है, मतलब हेपेटोमेगेली हो जाती है, अपना साइज बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ स्प्लीन पे असर आता है, स्प्लिनोमेगेली हो जाता है, स्प्लीन भी अपना साइज इंक्रीज कर लेती है। फिर वो हमारे ब्लड में अपने जो पैरासाइड है वो रिलीज कर देता है, ब्लड में जाएगा, आरबीसी में एंटर होगा तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, बाइल ज्यादा निकलेगा, बाइल ज्यादा निकलेगा तो क्या हुआ, जॉन्डिस की कंडीशन आ गई। तो ये सारी कंडीशंस जो है, चार चीजें हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट है। अगर आप पूरी चीजों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आएंगी आपको। नेक्स्ट डायरिया पे आ जाते हैं। तो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों डायरिया की बहुत अच्छी रेमेडी है। डायरिया क्यों होगा? फ्रूट खाने से। कोई भी फ्रूट खाएगा तो उसकी वजह से उसको डायरिया हो जाता है। डायरिया भी उसको कैसा होगा? पेनलेस डायरिया होता है, नॉक्टर्नल पेनलेस डायरिया, रात के समय में होगा और उसको दर्द नहीं होगा। करेक्ट ऑफ स्टूल कैसा है? लूज होता है, एकदम पतला दुबला सा, एकदम पानी जैसा, उसको वाटरी होगा, डायरिया ब्राउनिश होगा, पेनलेस होगा, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव फ्लैटस आएगी, जो गैस भी पास करेगा तो बहुत ज्यादा उसमें से बदबू आएगी, साथ ही साथ जो स्टूल है उसमें अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। जो स्मेल है वो बिल्कुल कैडेबरस लाइक होगी, मतलब लास्ट सड़ी हुई लास्ट में जो स्मेल आती है ना, बिल्कुल उसी टाइप की स्मेल इसके स्टूल में से आएगी। एग्रावेशन नाइट में होगा, पीरियोडिसिटी इसमें देखने को मिलती है, स्पेशली नाइट में ही इसको डायरिया होगा। बल्चिंग डकार लेने से भी उसको आराम नहीं मिलेगा। कंकॉमिटेंट्स की बात की जाए, विद डायरिया देयर इज प्रोफाउंड डिबिलिटी। डायरिया होगा, डायरिया होने के साथ उसके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी, बहुत ज्यादा थकान महसूस करेगा। क्रॉनिक केसेस में देयर हिस्ट्री ऑफ ग्रेजुअल ऑनसेट स्टूल, मोर एंड मोर वाटरी पेल एंड पिंकिश। जनरल मॉर्टेलिटी की बात की जाए तो उसको एग्रावेशन होता है स्लाइट टच से, ड्रॉट ऑफ एयर एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन उसको दिक्कत देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से, स्पेशली एट नाइट आफ्टर ईटिंग एंड बल्जिंग ओवर। एम्ब्योरेशन की बात की जाए तो उसको बेंडिंग डबल, जब आगे की तरफ ऐसा झुक जाएगा, डबल हो जाएगा, उसको आराम मिलेगा। हार्ट प्रेशर या हार्ट प्रेशर नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग आ रहा है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, HARD हार्ट प्रेशर है। ओपन एयर एंड बांग से उसको आराम मिलता है। तो ये सारी बात हो गई हमारी चाइना के पर्टिकुलर्स के बारे में। अब यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं? यूनिवर्सिटी में आपसे डायरेक्ट पर्टिकुलर में इसका फीवर पूछेंगे। फीवर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फीवर किसी भी हालत में मत छोड़ना। फीवर 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको आप कुछ भी चाइना में आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे ना तो आपसे इसका फीवर जरूर पूछ लेंगे, आपको उसका फीवर ही अच्छे से लर्न करके जाना है। साथ ही साथ इसकी गाइडिंग सिम्टम याद कर लो, मेंटल सिम्टम याद कर लो। यदि आपको डीपी भी लिखने को आ जाती है ना तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, जनरल इंट्रोडक्शन देना, इसका पूरा गाइडिंग देना, मेंटल सिम्टम देना, साथ में फीवर लगा के मॉडल टेस्ट लिख के छोड़ देना, तो भी आपकी डीपी कंप्लीट हो जाएगी, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।